दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोतों की। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत क्या है। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों के माध्यम से भी हमने जाना कि इतिहास जानने के स्रोत क्या है। तो दोस्तों उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं भारत इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोतों की। तो दोस्तों प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक जो सामग्रियाँ होती हैं वो सर्वाधिक प्रमाणिक मानी जाती हैं। ठीक है, मुख्यतः इसमें मुख्य रूप से सिक्के, अभिलेख, भवन यानी स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि प्रमुख हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखते हैं अभिलेख हैं क्या, या अभिलेख कहते किसको हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम अभिलेखों की बात करते हैं तो पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं उनमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो स्रोत होते हैं वो अभिलेख हैं। ठीक है, अभिलेखों की जो भाषाएं थी वो क्या थी, तो संस्कृत यानी प्राचीन जो भारतीय भाषाओं में इन भाषाओं को शामिल किया जाता है, जैसे संस्कृत हो गई, प्राकृत हो गई, ब्राह्मी और खरोष्टी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों ये तो अभिलेखों की भाषाएं हो गई, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, इसमें अभिलेख है वो खुदे हुए हैं। ठीक है, बात दोस्तों हम देखते हैं प्रमुख अभिलेखों को। तो दोस्तों प्रमुख अभिलेखों की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएंगे अशोक के अभिलेख। ठीक है, फिर उसके बाद कलिंगराज। ठीक, तो कलिंगराज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, यानी एक राजा था कलिंगराज। ठीक है, यानी कलिंग का एक राजा था, उसका नाम था खारवेल। ठीक, उसने कौन सा अभिलेख लिखवाया, तो उसका अभिलेख था हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक, तो दोस्तों क्या होगा, हाथी गुम्फा अभिलेख से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी, तो कलिंगराज खारवेल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ अभिलेख। तो दोस्तों समुद्रगुप्त यानी ये गुप्त वंश का प्रतापी शासक था। ठीक है, इसे क्या कहा गया, भारतीय नेपोलियन इसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है और इसी समुद्रगुप्त ने क्या किया, एक अभिलेख लिखवाया जिसको क्या उसका नाम दिया गया प्रयाग स्तंभ अभिलेख का। ठीक है, अगला दोस्तों आता है रुद्रदामन का जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख। ठीक, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, यानी ये राजा यहाँ पर है, ये उनका अभिलेख है। ठीक, यहाँ पर देखिए सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र, यानी जो सिक्कों का अध्ययन करते हैं उनको मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ठीक है, सिक्के का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। पुराने सिक्के जो थे वो तांबा, चांदी, सोना आदि से बने थे। अब पुराने सिक्कों को देखिए, तांबा, चांदी और सोना का ही बने हैं, है ना। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक सिक्के कहाँ मिले, मौर्योत्तर काल में मिले। ठीक, जो विशेषता मुख्य रूप से शीशे, चांदी, तांबा और सोने के हैं। सातवाहनों ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए दोस्तों, गुप्त शासकों ने। या एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है, भारत में शीशे के सिक्के किसने चलवाए, तो ध्यान रखिएगा सातवाहनों ने चलवाए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन और देखिए, सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के ठीक हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक शासकों ने चलवाए, यानी लिखित रूप से। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहते हैं, यानी जो ये सिक्के थे प्राचीन सिक्के, इनको क्या कहते थे, इन्हीं को काशार्पण कहते थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों मूर्तियाँ या मूर्तिकला। ठीक, प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से शुरू होता है। ठीक है, कुषाण कालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव था। तो ये गांधार कला कहाँ की थी, यूनानी थी। ठीक है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी थी। ठीक है, यानी ये भारतीय थी। ठीक, मथुरा कला, और ये कुषाण कालीन कला कहाँ की थी, ये गांधार यानी ये विदेशी थी। भरहुत, बोधगया और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं चित्रकला में। चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। तो दोस्तों अजंता, एलोरा, ठीक है, तो इनमें क्या हुआ, अजंता हो गई, एलोरा हो गई, बाघ की गुफाएं हो गई, तो इनसे क्या हुआ, जो मानवीय भावनाएं हैं इनकी सुंदर अभिव्यक्ति हमें मिलती है। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्थापत्य कला, यानी इनमें हम स्मारकों को पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, स्थापत्य कला में जो स्मारक बनवाए जाते हैं, यानी जो भवन बनवाए जाते हैं, वो चीज़ें आती हैं। हम स्थापत्य कला जो है उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक भारतीय स्मारक और दूसरे विदेशी स्मारक। अब भारतीय स्मारकों में दोस्तों हम देखते हैं कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा,
तक्षशिला, नालंदा, मथुरा, पाटलिपुत्र, सारनाथ आदि स्थानों से भारतीय स्मारकों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, इनमें प्रमुख स्थान है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यहाँ के स्मारकों को ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो महत्वपूर्ण स्थान दोस्तों क्यों ना प्राप्त हो। 1750 से ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व की जो जानकारी होती है, ठीक है, तो वो जानकारी यानी कितनी पुरानी जानकारी हमें मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इसके बारे में दोस्तों विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, यानी जो अगला टॉपिक हमारा आएगा नदी घाटी की सभ्यताएं, उनमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, उसमें हम देखेंगे सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन को। ठीक, तो दोस्तों उसके बाद आता है तक्षशिला। तो तक्षशिला कुषाणों के विषय में जानकारी मिलती है। यहाँ की मूर्ति कला द्वारा गंधार कला का ज्ञान होता है, यानी जो तक्षशिला में जो मूर्ति बनाई गई, ठीक है, वो कौन सी कला के अंतर्गत बनाई गई, तो वो गंधार कला के अंतर्गत बनाई गई और उसी से हमें गंधार कला का ज्ञान प्राप्त होता है। तो देखिए क्या है, तक्षशिला हम लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर हमें पता चला कि वहाँ की जो मूर्तियाँ थी उसमें गंधार कला यानी विदेशी शैली हमें मिली यहाँ से। ठीक है, पाटलिपुत्र दोस्तों उसके बाद, तो यहाँ से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। ठीक, आगे आते हैं सारनाथ में दोस्तों क्या हुआ, तो यहाँ से बौद्ध धर्म और अशोक के विषय में पता चलता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों विदेशी स्मारकों में हम पहुँचते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कि जावा, सुमात्रा, कोचीन, बाली, कंबोज और चीन आदि से प्राप्त स्मारक यहाँ पर उल्लेखनीय हैं। ठीक है, कंबोडिया अंकोर वाट मंदिर, इसको सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनवाया गया है, यानी कंबोडिया में जो अंकोर वाट मंदिर है इसको किसने बनवाया, सूर्यवर्मन द्वितीय। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है। जावा, तो जावा में क्या था, बोरोबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर 9वीं सदी का महायान बौद्ध मंदिर यहाँ पर है। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जावा और कंबोडिया को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आते रहते हैं, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे शिलालेख किसे कहते हैं, ठीक है, तो पत्थरों पर खोद कर लिखी गई बातों को शिलालेख कहा जाता है। भोजपत्र एक विशेष प्रकार के वृक्ष जिसको भुज कहते थे, ठीक है, की छाल पर इस पर प्राचीन समय में ग्रंथ लिखे जाते थे। ठीक, ताड़पत्र, ताड़ वृक्ष के पत्तों पर रंग या स्याही से लिखी गई बातों वाले पत्र को ताड़पत्र कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है ताम्रपत्र, तो तांबे के पत्रों पर खोद कर लिखी गई बातों वाले तांबे के पत्रों को ताम्रपत्र कहते हैं। जीवाश्म, तो प्राचीन जीव जंतु और मानव अस्थियां, जानवरों की हड्डियां जो पाषाण के रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाती हैं उनको जीवाश्म कहते हैं। ठीक, पुरातत्ववेत्ता दोस्तों, तो वह व्यक्ति जो पुरानी वस्तुओं स्थलों को खोजा करते हैं और उनके बारे में सही तथ्यों का पता लगाते हैं उनको दोस्तों पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। उसके बाद आते हैं शैल चित्र, तो शैल माने होता है पत्थर और चित्र माने होता है चित्र, यानी जो चित्र पत्थर पर बने हों उनको शैल चित्र कहते हैं। मानव को जब लिपि का ज्ञान नहीं था तब उस समय वे चित्रों के माध्यम से अपनी बातों को शिलाओं पर चित्रित करते थे, इन चित्रों को शैल चित्र कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने डीएलएड दोस्तों में शेयर करें।